यस, सो स्टार्ट विथ क्रिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग की अलग अलग वैरायटी है, हमको मालूम है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये दो वैरायटी अपने को बहुत अच्छे से मालूम है। वर्बल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी रीजनिंग जिसके अंदर वर्ड्स सेंटेंस के फॉर्म में सिचुएशन गिवन होती है और आपको उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे चैप्टर्स किस रीजनिंग के अंदर आते हैं? वर्बल रीजनिंग के अंदर। फिर आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसे टाइप की रीजनिंग जहां पर आपको कुछ फिगर्स गिवन होते हैं, तो वो फिगर्स के फॉर्म में आपको नेक्स्ट फिगर निकालना होता है, या उसमें एनालॉजी लगानी होती है, या उसमें क्लासिफिकेशन ढूंढना होता है, तो वो नॉन वर्बल के फॉर्म में होती है, राइट। तो नॉन वर्बल मतलब द रीजनिंग विच इज रिलेटेड टू फिगर्स। एक और टाइप की रीजनिंग है जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। एक और टाइप की रीजनिंग है जिसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल का मतलब ही थोड़ा बहुत अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल दिमाग से रिलेटेड है ना। इस चीज को आप क्रिटिकल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हो। क्रिटिकल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी अपन इसको बोलेंगे। क्लियर है? डन। हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के चैप्टर्स होते हैं जो अपन को इसके अंदर पढ़ना है? मोर और लेस सारे चैप्टर का कनेक्शन, ये वैरायटी सेम ही है, बट उसमें क्या करना है वो हर एक चैप्टर को जब अपन पढ़ेंगे तब अपन उसको सीखेंगे, समझेंगे। क्लियर? बिल्कुल। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं? इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर होगा दैट विल बी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। दूसरा चैप्टर होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तीसरा चैप्टर होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। चौथा चैप्टर होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और पांचवा चैप्टर होगा कॉज एंड इफेक्ट। मेजरली इस क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर अपने को ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम सीमैट की बात करेंगे, एनमैट की बात करेंगे, स्नैप की बात करेंगे, इन टाइप के एग्जाम में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है। मतलब भर भर के इससे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो आप ये भी बोल सकते हो कि 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी पॉसिबल है कि वो क्रिटिकल रीजनिंग से आ जाए। सो दिस शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये जो अपना टॉपिक होना चाहिए ये बहुत स्ट्रांगली कवर होना चाहिए, हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। बहुत ही क्लियर बात बता देता हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कब आएगी? व्हेन यू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस। जब आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छी तरीके से आएगी। आप सोचो कि 2, 5, 10 क्वेश्चन करके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हर एक चैप्टर के करीब करीब आपको 100, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अपने आप ही आपका स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट्स, ये 5 चैप्टर आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। हम अभी इसके सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से। ठीक है? देखो, वैरायटी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, वैरायटी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, पर फिर भी अलग क्या है वो अपने को देखना है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कैसा पैटर्न आएगा वो अपने को देखना है। तो अभी अपन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से शुरू करते हैं। ठीक है? सो ये मैंने टॉपिक निकाला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। सबसे पहली बात अपन यहां पर ये करेंगे कि भाई इसका डायरेक्शन टू सॉल्व क्या होता है। अभी मैंने चैप्टर निकाला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। हम सबसे पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन टू सॉल्व पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना। क्वेश्चन का पैटर्न विल बी कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा। क्वेश्चन का पैटर्न विल बी आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, फॉलोड बाय 2 अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 1 एंड अजम्पशन नंबर
टू। आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके साथ साथ आपको दो अजम्पशन गिवन होंगे। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी एनी न्यूज, इट कैन बी एनी फ्रेज, इट कैन बी एनी सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में। इट कैन बी क्वेश्चन, इट कैन बी रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में, है ना। तो स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, बट वन थिंग यू हैव टू अज्यूम इन स्टेटमेंट, जो आपको दिमाग में रखनी है, whatever is written in the statement is assumed to be true। जो कुछ भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो आपको सच मानना है, भले ही वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि नहीं हो। हमको हमारा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हमको हमारा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि आसमान से तारे तोड़ के लाए जा सकते हैं, तो लाए जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात। हमको मालूम है कि पॉसिबल नहीं है, पर स्टेटमेंट में लिखा है ना लाए जा सकते हैं, तो लाए जा सकते हैं। सो व्हाटएवर इज रिटन इन द स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। पहला इसका ट्रिक। यहां पर अपन बात कर रहे हैं चैप्टर की स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन समझते हो क्या होता है? अजम्पशन मतलब क्या? कुछ अज्यूम करना, कुछ सोचना। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? कुछ अज्यूम करना, कुछ सोचना। तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम अजम्पशन की बात कर रहे हैं। यू विल बी गिवन वन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस। अब आपको यह बताना है कि आपका अजम्पशन वन स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा है या अजम्पशन टू स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के ऑप्शंस आपको यहां पर गिवन होंगे। क्लियर हो गई बात। तो जो सोचने का तरीका होगा वो आपका बहुत अलग होगा। एक क्लू मैंने आपको बताया कि व्हाटएवर इज रिटन इन द स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। जो कुछ भी स्टेटमेंट में लिखा है वो हमको हमेशा क्या मानना है? सही मानना है। हम यहां पर जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसको कभी भी फोकस नहीं करते, उन पर कभी भी फोकस नहीं करते। कोई भी चीज अगर नेगेटिव सेंस में लिखी हो, नो के सेंस में लिखी हो, है ना, मतलब ऐसा है कि ये हो ही नहीं सकता, इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम कभी भी उस पर फोकस नहीं करते। वो अजम्पशन कभी भी इम्प्लिसिट नहीं होगा। मतलब यहां पर देखो आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे वो ऐसे गिवन होंगे कि assumption 1 is implicit, only assumption 2 is implicit, either 1 or 2 is implicit, neither 1 nor 2 is implicit, both 1 and 2 are implicit। implicit का मतलब होता है कि जो आपका assumption है वो स्टेटमेंट से कनेक्टेड है या स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? implicit। तो आपको अल्टीमेटली ये बताना है कि आपका कौन सा अजम्पशन स्टेटमेंट से कनेक्टेड है या स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा है या स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। सो दिस इज द पैटर्न। बात समझ में आई? और आपको अजम्पशन का मतलब भी क्लियर है कि अजम्पशन क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई ये अजम्पशन हम बना रहे हैं, हम ये अजम्पशन सोच रहे हैं, राइट, तो आपको आलतू फालतू नहीं सोचना है। बड़ी बात क्या है यहां पर कि आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको जो कुछ भी सोचना है वो स्टेटमेंट से कनेक्टेड सोचना है। अगर आपने कुछ भी आलतू फालतू सोच लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस अजम्पशन को इम्प्लिसिट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई? अगर आपने कुछ भी आलतू फालतू सोचा है तो हम उस अजम्पशन को इम्प्लिसिट नहीं मानेंगे। क्लियर है भाई? आपका स्टेटमेंट में देके रखा था XYZ, जनरल एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि टू पास द एग्जाम आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यह आपका स्टेटमेंट था। अजम्पशन मैंने बोल दिया कि भाई एग्जाम में जाओ और तुक्के मार के आ जाओ। ये क्या अजम्पशन सही है क्या? ये अजम्पशन सही तो नहीं है ना। तो ये वाला अजम्पशन आपका इम्प्लिसिट कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी है थोड़ी सी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब बस एक ही ट्रिक है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो ये है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है अपने लिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी क्लैरिटी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये क्या करना चाहिए एग्जैक्टली मेरे को। बात समझ में आई? चलो, तो अपन क्वेश्चन वाले पार्ट पर जाते हैं। अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, कैसे है क्वेश्चंस, अपने को इसमें क्या करना है, कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने निकाला यहां पर। यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर with a probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation, a line in an appointment letter।
एक स्टेटमेंट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि आपको अभी एज अ प्रोग्रामर की पोजीशन मिली है, पर आपकी जो कंपनी में पोजीशन है वो अभी फिक्स नहीं है। आप अभी क्या हो, आप अभी प्रोबेशन पीरियड पर हो, और आपकी कंपनी में जो पोजीशन फिक्स होगी वो कब होगी, 1 साल बाद होगी। ऐसी एक लाइन लिखी हुई है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में। अजम्पशन 1 क्या बोल के रखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। और दूसरा बोल के रखा है, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। पहले में ये बोल के रखा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये अपॉइंटमेंट ऑफर दिया तो उसको सामने वाले की परफॉर्मेंस का पता नहीं था कि वो कैसा काम करेगा, कैसा काम नहीं करेगा। ये पहला अजम्पशन। सेकेंड इज जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में एम्प्लॉय भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि भाई वो कितना काबिल है, कितना काबिल नहीं है। तो अब हमको ये बताना है यहां पर कि हमारा कौन सा अजम्पशन सही है। हमारा पहला अजम्पशन सही है या हमारा दूसरा अजम्पशन सही है, या दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है। क्या लग रहा है अपन को, हमको ये लग रहा है कि हमारे दोनों अजम्पशन सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। हमने यहां पर ये समझा या ये सीखा कि हमारे दोनों अजम्पशन ही स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं या स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। बात समझ में आई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है यहां पर। नेक्स्ट अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन अ स्कूल एट अ एज ऑफ 5 और सो। क्या ये सही है कि बच्चे को 5 या 5 साल के बाद स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए। एंड द assumptions are at that age the child reaches the appropriate level of development and is ready to learn। दूसरा बोला है, द स्कूल डू नॉट एडमिट द चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। कौन सा लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। थोड़ा सा इस पे अपन बात करते हैं, है ना। क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी है, वो आपने को समझना है। स्टेटमेंट में बोला था कि क्या ये सही है कि बच्चे को 5 या 5 साल के बाद स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए, ये स्टेटमेंट था। अजम्पशन में ये बोला कि हाँ भाई 5 साल तक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो उतना हो जाता है कि वहां स्कूल में जाकर प्रॉपर बैठ सकता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से चीजें सीख सकता है। तो ये वाला तो अजम्पशन अपने को लग रहा है कि सही है। सेकेंड अजम्पशन में ये बोला है कि द स्कूल डू नॉट एडमिट द चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज, है ना। अब यहां पर बात क्या है कि आपको कुछ भी मन से नहीं सोचना है। मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट में जो लिखा है उससे कनेक्शन में सोच रहे हो तो चलेगा। क्या स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है क्या कि 6 साल बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे? तो जब नहीं लिखा है ऐसी चीज तो आप ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो। गॉट इट। तो ये जो हमने सोचा कि द स्कूल डू नॉट एडमिट द चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज, ये अपन ने क्या सोच लिया, ये अपन ने गलत सोच लिया। अगर ये चीज स्टेटमेंट में गिवन होती तो ऑब्वियसली बात है ऐसा सोचा जा सकता था, एंड दिस असम्पशन इज आल्सो इम्प्लिसिट, उस केस में हो सकता था। पर यहां पर ऐसी कोई भी बात स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई है कि भाई 6 साल बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो दिस असम्पशन इज नॉट इम्प्लिसिट। सो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है, ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। बात समझ में आई, पक्का क्लैरिटी है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस we must provide convenience allowance to our employees in charge of a company tells personal manager। क्या बोला है स्टेटमेंट में कि भाई पंक्चुअलिटी लाने के लिए एम्प्लॉयज को कन्वीनियंस अलाउंस देना चाहिए। कन्वीनियंस अलाउंस का मतलब होता है आने जाने का खर्चा, है ना। कन्वीनियंस अलाउंस का मतलब होता है आने जाने का खर्चा। इंचार्ज ऑफ द कंपनी टेल्स द पर्सनल मैनेजर, कंपनी के इंचार्ज ने कंपनी के पर्सनल मैनेजर मतलब कंपनी के एचआर को ये बात बोली कि अपन को ऐसा करना चाहिए, है ना।
assumptions थे conveyance allowance will not help in bringing punctuality, और दूसरा था discipline and reward should go hand in hand. क्या हो सकता है इसका? कौन सा? डी, मतलब नीदर वन नॉर टू, ऐसा? ओनली टू? यस, मुझे भी यही लगता है कि इसका आंसर है ओनली टू. मैं मेरे तरीके से आपको प्रूफ करके बताता हूं. भाई यहां बोला है कि कन्वेंस अलाउंस देने पर पंक्चुअलिटी आएगी, और अजम्पशन में बोल दिया कि कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी. दोनों बातें क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. एक प्लस सेंस में, एक माइनस सेंस में. तो मैंने बोला था कि नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है. तो यहां पर जब नॉट आ गया, इसका मतलब ये वाला अजम्पशन इम्प्लिसिट तो नहीं है. दूसरा क्या है? डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड. तो इसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं कि भाई अगर एम्प्लॉय को टाइम पर बुलाना है तो उसको कन्वेंस अलाउंस देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड. मतलब अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप उसको दूसरा अवार्ड दो, भाई एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एंड व्हाटएवर, या बोनस वगैरह ऐसा कुछ दो. आप उसको कन्वेंस अलाउंस दे भी दोगे तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है कि एम्प्लॉय आपका टाइम पर ही ऑफिस आएगा. करेक्ट? तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो अजम्पशन है ये क्या है? इम्प्लिसिट है, कि डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड. बात समझ में आई? क्लियर? बिल्कुल. इसका आंसर क्या है? ओनली assumption 2 is implicit. If you want you can check कि yes, assumption 1 goes against the statement, so it is not implicit. The allowance will serve as a reward to the employee and shall provoke them to come on time, so assumption 2 is implicit. Correct? बिल्कुल. Next question number 4 पर आते हैं. 4 is unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age. जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो 18 साल के ऊपर हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए. ये स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है ना. assumption is there are unemployed youth in India who needs monetary support. क्या ये सही है? बताओ. बिल्कुल पॉसिबल है, और assumption यह हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हाँ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जो 18 साल के ऊपर है और जिनको पैसे की जरूरत है ना. तो ये वाला बिल्कुल सही है. दूसरा अपन देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ. भाई सरकार के पास बहुत पैसा है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ को ये अनएम्प्लॉयड अलाउंस जो है वो दे सकती है. क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल भी सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई बात स्टेटमेंट में नहीं बोली गई है कि भाई सरकार के पास बहुत पैसा है और बांटो, बेरोजगार लोगों को बांटो. ऐसा कोई बोला गया है क्या? नहीं बोला गया. तो दिस अजम्पशन इज नॉट इम्प्लिसिट. तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट. गॉट इट? समझ में आ रहा है? पक्का? क्लैरिटी है? प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाएगा ये. क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अपन. अगला सवाल, इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वॉर्न हर चाइल्ड. कि बेटा अगर परेशान करोगे तो थप्पड़ खा जाओगे, ऐसी मां ने अपने बेटे को चेतावनी दी, है ना. assumption with the warning the child may stop troubling her. पॉसिबल है कि भाई एक बार चेतावनी, एक बार वार्निंग मिलने के बाद बच्चा परेशान करना बंद कर दे. क्या ये सही है? ये तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है. बिल्कुल. ऑल चिल्ड्रंस आर बेसिकली नॉटी. सारे बच्चे शरारती होते हैं. ऐसा है क्या? कुछ बच्चे मासूम भी होते हैं. तो यहां पर क्या बोल दिया? एकदम उन्होंने इस चीज को यूनिवर्सल चीज बोल दी कि सारे बच्चे शरारती होते हैं. तो ये वाला जो अजम्पशन है वो इम्प्लिसिट नहीं रहेगा. तो ये वाला अजम्पशन नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट. गॉट इट? इतनी बात समझ में आई सभी को? आ रहा है समझ में कि क्या होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में? पक्का? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कर पाओगे प्रैक्टिस, है ना. देखो मैं तो यहां आपको हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, बट यू हैव टू थिंक. आपको सोचना है, अपनी समझ के हिसाब से आपको करना है. तो अब इसका प्रैक्टिस आपको करना है बड़े अच्छे तरीके से.
करोगे इसका प्रैक्टिस पक्का? चलो, तो अपन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को रैप करते हैं, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। है सारे एक जैसी टॉपिक है ना, कुछ कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। थोड़ा बहुत फर्क क्या है उसको अपन यहां पर देखेंगे कि क्या फर्क है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अगले टॉपिक पर हम आ गए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या है इसकी बात समझते हैं कि भाई ये क्या है, कैसा है, इसमें क्या करना होता है, वो अपन समझते हैं अभी, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बताओ चलो, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूड करना, डिसीजन देना, फाइनल रिजल्ट की बात अपन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंक्लूजन, है ना। तो यहां पर पैटर्न क्या है? यहां पर पैटर्न यह है कि यू विल बी गिवन वन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। अब आपको यह बताना है कि आपका कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट से कनेक्टेड है या स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है? तो अजम्पशन में वी हैव टू अज्यूम, कंक्लूजन में वी हैव टू कंक्लूड कि भाई जो कंक्लूजन में देकर रखा है क्या वो कंक्लूजन है या नहीं है। पहली चीज तो क्या वो रिजल्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो रिजल्ट देकर रखा है कि नहीं देकर रखा है, और क्या वो रिजल्ट हमारे स्टेटमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं है, या हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गॉट इट? बात समझ में आई अच्छी तरीके से? यहां पर भी वही चीज है, व्हाटएवर इज रिटन इन द स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। जो कुछ भी स्टेटमेंट में लिखा है उसको आपको क्या मानना है? उसको आपको सच मानना है। उसको अगर आपने सच मान लिया, सच मान के करा और उसी के अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन को समझा, तो ऑब्वियसली आपके आंसर्स कहीं ना कहीं सही होते जाएंगे। क्लियर है? प्रैक्टिस पर आते हैं थोड़ी सी। देखो, दोनों की चीजें सेम ही हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक में अजम्पशन है और दूसरे में कंक्लूजन है, ठीक है। चलो, यहां पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन इज, in a one-day cricket match, the total run made by the team were 200. Out of these, 160 runs were made by spinners. एक ऐसा बोला गया है कि एक वनडे क्रिकेट मैच था, उसमें जो टीम ने टोटल रन बनाए वो बनाए 200, और जिसमें से 160 रन किसने बनाए? स्पिनर ने बनाए। ये तो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में ऐसा बोला है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो टीम में 80% प्लेयर है वो स्पिनर्स ही हैं। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? कंफ्यूज करने वाली बात है। कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं कि 200 का 160 80% ही होता है, 200 में से 160 80% ही होता है। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि वो कैलकुलेशन दिमाग में है अपने कि 200 160 का रिलेशन है, 80% का रिलेशन है। तो कहीं बच्चा कुछ गलत लिख दे, पर क्या ये है? नहीं है कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। ऐसा है क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं। दूसरा बोल के रखा है द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। दूसरा बोल के रखा है द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। क्या ऐसा भी जरूरी है? बिल्कुल पॉसिबल है क्या ऐसा कि जो स्टार्टिंग के खिलाड़ी हैं वो स्पिनर ही थे? नहीं, बस सारे खिलाड़ी आउट हो गए, आखिरी के जो 2 या 3 खिलाड़ी बचे थे जो स्पिनर थे उन्होंने सारे रन बना दिए। पॉसिबल है बिल्कुल। तो क्या ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं क्या स्टेटमेंट को? नहीं कर रहे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नीदर वन नॉर टू फॉलोज। गॉट इट? बात समझ में आई अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। नहीं है? बढ़े आगे। अगला सवाल, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। नई चीज लाने के लिए पुरानी चीज को बदलना है, वो स्टेटमेंट है कुछ इस टाइप का। कंक्लूजन इज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्या ये सही है? क्या
सही है यार, परिवर्तन ही संसार का नियम है, सिंपल सी बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि जो बात स्टेटमेंट में बोली जा रही है कंक्लूड करके वही बात कंक्लूजन में भी बोली जा रही है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो पहला वाला तो हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, ये हमारे स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। सेकेंड कंक्लूजन इज डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। पुराने आइडिया को इसीलिए डिस्कार्ड कर दो क्योंकि वो पुराने हैं। क्या ये बात एथिकली भी सही है क्या? नहीं है, है ना। तो अल्टीमेटली ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ओनली अजम्पशन, सॉरी ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। बात समझ में आई? पक्का? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, हाँ जी। सोचने का तरीका अलग है, बस है दोनों सेम ही, बस सोचने का तरीका अलग है। क्या अलग है? अजम्पशन में अपन अजम्पशन बेसिस पर सोचते हैं, कंक्लूजन में रिजल्ट के बेसिस पर सोचते हैं, है ना। दोनों का तरीका सेम है, दोनों की स्ट्रैटेजी सेम है, दोनों में हम हमेशा नेगेटिव सेंस में बातें नहीं करते हैं, दोनों वो सब ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। बट जो सोचने का तरीका होता है, अजम्पशन में आपको हमेशा अजम्पशन को दिमाग में लेकर सोचना है कि हाँ ये अजम्पशन या ये सोचा जा सकता है, और कंक्लूजन में रिजल्ट को लेकर बात करनी है। इतना सा डिफरेंस है मेजरली। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as a director of the institution. ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर दिया है बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है अधिकारी, कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर या इस टाइप का कोई भी अधिकारी एज ए डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूट। उन इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर को कौन बना दिया? आईएएस आईपीएस या इस टाइप का कोई भी कैटेगरी का अधिकारी उन इंस्टीट्यूट्स का डायरेक्टर बना दिया, है ना। कंक्लूजन है गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। क्या ये कंक्लूजन सही है? क्या गवर्नमेंट को ऐसे इंसान को अपॉइंट करना चाहिए जिसको इन पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज हो, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस सेक्टर में नॉलेज हो। तो ये कंक्लूजन तो मेरे को लग रहा है कि कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही चाहिए, है ना। दूसरा है द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टीज कमेंसरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। क्या ये भी सही है? क्या बिल्कुल। अल्टीमेटली दोनों में सेम ही बात बोली जा रही है। देखा जाए तो दोनों कंक्लूजन में सेम ही बात बोली जा रही है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल नेचर के वर्क का नॉलेज होना चाहिए और ऐसे इंसान को अपॉइंट करना चाहिए। दोनों ही बात, मतलब दोनों ही कंक्लूजन में सेम ही बात बोली जा रही है, मोटा मोटा देखा जाए तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 and 2 फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 फॉलोज। सी, ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। गॉट इट? आई बात समझ में? बढ़े आगे और चलो अगला सवाल। पॉपुलेशन इंक्रीज coupled with a depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in the days to come। मतलब क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़ेगी तो रिसोर्सेस डिप्लीट होंगी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिनेरियो होने वाला है इन फ्यूचर, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। क्या ऐसा है? क्या इसका कोई भी मेजर देकर रखा है? नहीं। तो ये वाला तो कंक्लूजन फॉलो कर ही नहीं रहा है ना। करेक्ट है। दूसरा, it will be very difficult for the government of developing countries to provide its people decent quality of life। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है कि भैया अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेस कम होंगी, क्योंकि वो जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा लोगों में शेयर होगी। तो जब रिसोर्सेस ज्यादा लोगों में शेयर होगी तो जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर क्वालिटी से छेड़छाड़ तो है। बात समझ में आई सभी को? तो अल्टीमेटली सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलोइंग द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए?
इसका आंसर होना चाहिए ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, सीधा आंसर ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। बढ़े आगे, चलो देखो और आगे देखते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन अपन अगली इसमें अगले पेज में देखते हैं, अच्छा सा कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो ये देख लो, ये क्वेश्चन देखो आप। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड between Bombay and Jafra will reduced to 280 kilometer by sea. This will lead to a saving of 7.92 crore per annum on fuel. मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर हो जाएगा अगर अपन सी रूट की बात कर रहे हैं, और किनके बीच में, बॉम्बे एंड जाफरा के बीच में, जिसके कारण क्या होगा कि भाई आपकी जो फ्यूल की बचत है वो 7.92 करोड़ तक आपके फ्यूल की बचत होगी, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्ट बाय सी इज चीपर देन बाय रोड। क्या ये है, क्या ये है? अब समझना भाई, यहां पर बात करी जा रही है बॉम्बे और जाफरा की, और यहां पर यह बोल दिया कि ट्रांसपोर्ट बाय सी इज चीपर देन बाय रोड। तो ये वाली बात किस सेंस में बोल दी उन्होंने, यूनिवर्सल सेंस में बोल दी कि भाई सारे जो सी रूट है और सारे जो रोडवेज हैं वो कहीं ना कहीं रोडवेज महंगे होंगे और सीवेज क्या होंगे, सस्ते होंगे। ये यूनिवर्सल बात बोल दी, पर क्या ये सही है? क्या नहीं है। बॉम्बे जाफरा की बात करते तो सही होता, पर जब बात यूनिवर्सली कर ली तो सही होगा क्या? नहीं। तो ये वाला कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। अगला देखो, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भाई। यहां पर बिल्कुल बात करी जा रही है और स्टेटमेंट में भी तो बोला है कि भाई आपका फ्यूल जो है वो बच रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ्यूल उन्होंने बोला है कि आप इतनी सेविंग कर रहे हो, बोला है कि फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन टू फॉलोज। देख लो ऑप्शन नंबर बी। एक बार आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सी ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन रोड ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ बॉम्बे एंड जाफरा, नॉट इन ऑल द केसेस। यही बात मैंने आपको बोली थी अभी। सो द कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। द स्टेटमेंट स्ट्रेस ऑन सेविंग ऑफ फ्यूल। स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन्ड है अबाउट द फ्यूल कि हमारा फ्यूल इतनी हद तक बचेगा, और उसी पर क्वेश्चन फोकस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर आपका। बात समझ में आई? टॉपिक क्लियर, स्टेटमेंट अजम्पशन इज क्लियर, स्टेटमेंट कंक्लूजन इज क्लियर। इन दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत है? पक्का प्रैक्टिस करना है। देखो अभी दिक्कत आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे ना तब दिक्कत आएगी, पर जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिक्कतें सॉल्व होती चली जाएंगी आपकी। क्लियर है? मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक, सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी के थर्ड टॉपिक पर जाते हैं। सेम कैटेगरी का थर्ड टॉपिक इज स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। पहले आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में। अब भैया ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो अपने को समझना है ना। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अपन उसकी बात करेंगे। क्या होता है कोर्स ऑफ एक्शन? कोई बता सकता है? व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? बताओ। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या? क्या एक्शन लेना चाहिए। भाई आपको बहुत जोर की भूख लग रही है, एक्शन विल बी कि खाना खा लो। कहीं आग लग गई, एक्शन विल बी कि भाई पानी डाल के या फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दो। तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि कोई भी घटना होने के बाद उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। सो दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। ये बात समझा क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? तो यहां पर आपको वही है, एक स्टेटमेंट गिवन होगा एंड कोर्स ऑफ एक्शंस गिवन होंगे। अब दिस इज कंपैरेटिवली इजी। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से ये थोड़ा सा और आसान लगेगा जब आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तब, है ना।
क्योंकि इनको हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी कर पाते हैं। क्लियर? अगेन यहां पर भी वही चीज है कि वॉट एवर इज रिटन इन द स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। इसका पैटर्न भी वही है कि यू विल बी गिवन वन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, और आपको बताना है कि आपका कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। सो वन फॉलोज, टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज, नीदर वन और टू फॉलोज, बोथ फॉलोज। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है। अब अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इनके क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज a large number of people in ward X of city are diagnosed to be suffering from fatal malaria type। क्वेश्चन में बोल दिया कि सिटी का कोई वार्ड X है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मलेरिया की शिकायत पाई जा रही है, ये बोल दिया स्टेटमेंट में। कोर्स ऑफ एक्शन, भाई क्या करना चाहिए वो अपने को बोल के रखा है। कोर्स ऑफ एक्शन में बोला है कि द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। क्या करना चाहिए ऐसा? भाई जो सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी है, क्या उसको ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जहां पर भी मलेरिया की शिकायत या जहां पर भी मच्छर हो रहा है वहां पर वो छिड़काव करवा दे? क्या ये एक्शन सही होगा? सही है, तो पहला तो फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है? The people in the area should be advised to take steps to avoid mosquito bite। भाई लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हाँ जहां भी मच्छर हो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए या मच्छर के काटने से खुद को बचाना चाहिए। क्या ये सही है कोर्स ऑफ एक्शन? ये भी सही है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? बोथ वन एंड टू फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर। करेक्ट है? यस। क्लियर? समझा? अगला देखो, देखो क्रिटिकल है, ये भी ध्यान रखना, उतना आसान नहीं है जितना आप सोचोगे। क्रिटिकल का मतलब ही है टफ, दिमाग से भी सोचना है कहीं ना कहीं। तो ये जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत मतलब ऑब्जर्व्ड थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, है ना। तो समझना क्वेश्चन को। सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई देश के बहुत सारे हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है वहां पर, राइट। कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर पीपल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। क्या करोगे पैसे का? बताओ मेरे को। अगर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं ड्रॉट की सिचुएशन है, आप उस टाइम पैसे का क्या करोगे? कुछ कर सकते हो क्या पैसे का? आपके शहर में घर में पानी नहीं है पीने को, मैं आपको 2 करोड़ रुपए लाके दे दूं, क्या करोगे 2 करोड़ रुपए का? कुछ नहीं कर पाओगे ना। अरे बात है कि सूखा पड़ा हुआ है, कंडीशन क्या है? सूखा पड़ा हुआ है ना। तो वहां पर अगर गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प दे भी देगी तो उसका आप करोगे क्या? द इमीडिएट इफेक्ट इज कि वहां पर या उस टाइम पर आपको पैसे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो ये वाला तो कोर्स ऑफ एक्शन मुझे लगता है वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं अपन। सी दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन इज food, water and fodder should immediately be sent to all these area to save the people and cattle। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोगों को खाना, पानी और चारे की व्यवस्था करी जाए गाय ढोरों के लिए, ताकि उनको बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। करेक्ट? बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया? देखो अभी मैंने 2 मिनट पहले, सुन लो, अभी मैंने 2 मिनट पहले यही बात बोली थी कि भाई इतना आसान नहीं है। ऑब्जर्वेशन का खेल है, आपकी सोच का खेल है कि आप कैसा सोचते हो, क्या सोचते हो। क्लियर है? तो आपको ये वहां पर सोचना था कि भाई जब सूखा पड़ रहा है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी है तो उस टाइम पर सामने वाले इंसान को या जनरल पब्लिक को पैसे की जरूरत नहीं होती है, उस टाइम वो भाई कैसे जिंदा रह पाए उसकी जरूरत होती है। तो समझ में आया यहाँ पर कि यहाँ पर पैसा जरूरी नहीं था, यहाँ पर क्या जरूरी था? फूड, वाटर, पाउडर जरूरी था। बात समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे, चलो बताओ। सिंस इट्स
So now, since its launching in 1981, Vayudut has so far accumulated losses amounting to 153 करोड़। ऐसा बोला गया है कि जब से ये कोई विमान है वायुदूत, वो जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने कितना लॉस इकट्ठा कर लिया? 153 करोड़ का लॉस इकट्ठा कर लिया। कोर्स ऑफ एक्शन, वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड to reduce wasteful expenditure and to increase passenger fare। वायुदूत को अब क्या करना चाहिए कि जो उसके फालतू के एक्सपेंसेस हैं वो उसको खत्म करना चाहिए, और जो पैसेंजर फेयर है, जो टिकट प्राइस है, वो बढ़ानी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या भैया करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो वो फायदे में होगा ना। जो उसके आलतू फालतू एक्सपेंसेस वो हटाएगा और पैसेंजर फेयर बढ़ा देगा, तो कहीं ना कहीं जो उसका लॉस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। सेकेंड, एन अमाउंट ऑफ अबाउट 300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायुदूत टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली वायबल। और ऐसा बोला जा रहा है कि वायुदूत को और 300 करोड़ रुपए की फंडिंग कहीं से ले लेनी चाहिए, या मिल जाए उसको 300 करोड़ रुपए, ताकि वो अपने एयरलाइन को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके और अपने सारे लॉसेस खत्म कर सके। क्या ये सही है? क्या यार, अगर वो पहला एक्शन नहीं करेगा, दूसरा एक्शन कर लेगा, तो 150 करोड़ तो डुबाए और बचे हुए 150 करोड़ और डुबा देगा। बात समझ में आई? तो क्या ये एक्शन सही है? क्या दूसरा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली टू फॉलोज। गॉट इट? सॉरी, ओनली वन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज। गॉट इट? बात समझ में आई सभी को? पक्का है? चलो, वेरी गुड। देखो ये भैया क्या है, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा, छोटा सा। ये देखो, देखो क्वेश्चन। A large number of people die every year due to drinking polluted water during summer, है ना? बहुत लोग की मौत हो जाती है गंदा पानी पीने से समर सीजन में। कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स ऑल सिटीजन। क्या ये सही है? भाई गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों तक, नहीं पॉसिबल, गवर्नमेंट तो कर सकती है ना। अपन कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, भाई सरकार टैक्स ले रही है तो उतनी व्यवस्था तो करके देनी पड़ेगी ना यार, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है अब, है ना। तो गवर्नमेंट शुड टेक या शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट, बिल्कुल करना चाहिए। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज। सेकेंड इज द पीपल शुड बी एडुकेटेड अबाउट द डेंजर ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। क्या ये भी सही है? क्या भाई बिल्कुल सही है कि भाई लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि भाई गंदा पानी ना पिए, साफ स्वच्छ पानी पिए, एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी फॉलो कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोस। बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? 3 चैप्टर खत्म करे अपन ने अभी क्रिटिकल रीजनिंग के। तीनों समझ में आए क्या? अजम्पशन में अजम्पशन के बेसिस की बात करते हैं, कंक्लूजन में कंक्लूजन को सोचकर बात करते हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट क्या होगा या क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तीनों चीजें क्लियर हैं अच्छे से? पक्का? अब यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, काम बन जाएगा अपना। अब इसका सबसे टिपिकल पार्ट भी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट भी है वो, और वो इससे कनेक्टेड चैप्टर है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। अब इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है इन बाकी चीजों से, है ना। सुन लो, अब इसका पैटर्न अलग होता है। हमने अभी जो चैप्टर पढ़े, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, 3 पढ़े। अब अपन पढ़ने वाले स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट सब समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, पहले तो अपन वो समझते हैं। यहां पर आपको क्या गिवन होगा? यहां पर आपको गिवन होगा एक स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 एंड आर्ग्यूमेंट नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है।
एक पैटर्न तो ये होता है कि ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, ईदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, नीदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, बोथ 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। मतलब यहां पर किस सेंस में बात करी जा रही है? स्ट्रॉन्ग सेंस में, कि भाई आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। पॉसिबल है कि यहां पर वीक सेंस में भी बात करी जा सकती है कि आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक होगा, है ना। तो सेंस दोनों हो सकते हैं। बाकी 90% केसेस ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जहां पर आपको यह पूछा जाएगा कि विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो पहली चीज अपन ने समझ ली कि हाँ, यहां पर हमको नॉर्मली, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ लेना, कभी भी डायरेक्शन टू सॉल्व उसका पढ़ लेना कि क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ताकि क्लैरिटी आ जाए और 10 सेकंड 15 सेकंड में अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन गलत होने से बेटर कि डायरेक्शन टू सॉल्व पढ़ लो। बाकी फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही होगा कि आर्ग्यूमेंट की स्ट्रांगनेस की बात करी जाएगी। तो अब हमको ये क्लैरिटी है कि भाई आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग भी हो सकता है और आर्ग्यूमेंट वीक भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? अब भाई कब आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग बोलोगे और कब आर्ग्यूमेंट को वीक बोलोगे, उस पर लड़ना है या उसको सीखना है मेजरली। और यही बहुत दिमाग खराब करने वाली बात करता है ना। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक होगा, उसको अपन समझते हैं। आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग की टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, हम किस किस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग या किस किस आर्ग्यूमेंट को वीक बोलेंगे। कभी भी अगर कोई नेगेटिव बात करी जा रही है, वीक है। कभी भी अनएथिकल बात करी जा रही है, वीक है। कभी भी देश के हित में बात ना करी जा रही है ना, कंट्री के अगेंस्ट में बात करी जा रही है, क्या है? वीक है। जब भी कंपैरिजन की बात करी जा रही है और कंपैरिजन में किसी भी चीज को अगर नीचा दिखाया जा रहा है, वीक आर्ग्यूमेंट है। बात समझ में आ गई? तो कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के वक्त, कि भाई हम इन चीज को वीक बोलेंगे। कभी भी अगेंस्ट में जाने की बात करी जा रही है, वीक है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बात सबको समझ में आई कि कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक हो सकता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो सकता है। क्वेश्चन में नॉर्मली आपको ये पूछा जाएगा कि विच इज स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, तो हमको मालूम है कि 1 है, 2 है, दोनों नहीं है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ऑप्शंस गिवन होते हैं। बात समझ में आई? पक्का? थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर? चलो, सो ये देखो, ये वाला अपन ने पढ़ लिया, मैंने बता भी दिया कि each questions given below consist of statement followed by two argument number 1 and 2. You have to decide which of the argument strong argument and which is a weak argument. पर हमको ऑप्शंस में क्या देकर रखे थे? सिर्फ स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा था, तो वीक के बारे में सोचने नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग है वो बता दो, वीक ऑटोमेटिकली हट जाएगा वहां से। ठीक है? चलो समझते हैं क्या होगा। देखो, should India encourage export when most things are insufficient for internal use itself? क्या इंडिया को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए, जबकि बहुत सारी चीजें इंडिया में ऐसी हैं जो खुद के यूज के लिए ही पर्याप्त नहीं है। राइट? आर्ग्यूमेंट, एक बोल रहा है हाँ भाई यस, एक बोल रहा है कि यस वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे अवर इंपोर्ट। क्या बोल रहा है? वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर अवर इंपोर्ट। हमको भाई कमाना चाहिए, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा कमाएंगे, जिससे अपन अपनी इंपोर्ट की पूर्ति करेंगे। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है सामने वाले का? मुझे तो लग रहा है सही है ना, मुझे तो लग रहा है सही है। बिल्कुल यार, हो सकता है ऐसा कि बराबर चीजें यहां भी पर्याप्त हो जाएंगी, ऐसी चीजें भी होती है कि चीजें यहां भी पर्याप्त हो जाएंगी और आप उनको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाओ और उस पैसे को आप इंपोर्ट में यूटिलाइज करो। बिल्कुल सही लग रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट तो सही है। दूसरा है नो। अब इसमें नो सेंस में बात कर ली, शुरुआत में बोल दिया नहीं, ऐसा तो गलत है ना। नो, इवन सिलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज। क्या ऐसा है? इवन सिलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सिर्फ ये होना चाहिए, यस वाला।
मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का पार्ट है। जो सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट है पहले तो नो सेंस में दे दिया और दूसरा कहीं ना कहीं नेगेटिव ही बोला है ना। तो वो आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। एक बार देख लेते हैं अपन। यस, ओनली ऑप्शन ए। Clearly, India can export only surplus and which can be saved after fulfilling its own needs to pay for its import. प्रैक्टिकली सही भी है ना भाई, तभी एक्सपोर्ट करेगा जब यहां की पूर्ति हो जाएगी। Encouragement of export cannot lead to shortage as it shall provide the resources for import. अगर एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है तो अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा इंपोर्ट में, उससे जो पैसा आएगा वो इंपोर्ट में हेल्प करेगा, तो उसका कोई नेगेटिव सेंस तो है ही नहीं। और जो दूसरे आर्ग्यूमेंट में बोली जा रही है वो बात नेगेटिव सेंस में बोली जा रही है, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। गॉट इट, बात समझ में आई। अगला सवाल, शुड ऑल द ड्रग्स patented and manufactured in Western countries be first tried out on sample basis before giving license for sale to general public in India? जो भी बाहर ड्रग्स बन रहे हैं, बाहर जो भी दवाइयां बन रही हैं, पहले उनको टेस्ट करना चाहिए, फिर उनको सेलेबल बनाना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट इस पर क्या बोल दिया, यस many such drugs require different doses and duration for Indian population and hence it is necessary। क्या ये सही लग रहा है क्या भाई? बिल्कुल सही है। किसी की जान से खेलने से बेटर ये है कि आप पहले उसको टेस्ट कर लो, अप्रूव कर लो, कितना डोज किसको देना चाहिए, किस कैटेगरी को देना चाहिए। भाई बच्चे को इतना दोगे, बूढ़े को इतना दोगे, जवान को इतना दोगे एंड सो ऑन, क्योंकि सबका डोज अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए क्योंकि वो दवाई खतरनाक चीज है। क्लियर, बिल्कुल। तो ये आर्ग्यूमेंट तो सही है। दूसरा बोल दिया नहीं, दिस इज नॉट जस्ट फीजेबल एंड हेंस कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। दूसरे में बोल दिया कि नहीं भाई ये तो फीजेबल ही नहीं है, आप टेस्ट कर ही नहीं सकते और ये इंप्लीमेंट करना ही बहुत मुश्किल है। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट कहीं से कहीं तक भी स्ट्रांग लग रहा है क्या? नहीं है, ये तो फालतू बात बोल दी यहां पर, है ना। तो अल्टीमेटली कौन सा आंसर है इसका, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रांग। गॉट इट, वेरी गुड। तीसरा, should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement? Yes, most of the energy resources used at present is exhaustible. No, harnessing solar energy require a lot of capital which India lacks in. क्या हो रहा है इसमें? 1, सिर्फ 1? देखो, बोथ, इधर बहुत मुश्किल से होता है। इधर मैं बताऊंगा कहां कहां इधर हो सकता है, कैसे कैसे इधर हो सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। इधर रेयरली आंसर होता है ना। अभी फिलहाल में यहां पर क्या है, इसका आंसर है ए। इसका एक बार आप एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। क्लियरली हार्नेसिंग सोलर एनर्जी विल बी हेल्पफुल एज इट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज अनलाइक अदर रिसोर्सेज। सो आर्ग्यूमेंट 1 होल्ड्स, बट आर्ग्यूमेंट 2 इज वेक एज सोलर एनर्जी इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लग क्या रहा है, डिवाइस मशीनरी लगानी और कुछ भी नहीं है ना। तो कहीं से कहीं तक उसमें हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगला, शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन ए कॉलेज यूनिवर्सिटी? क्या ऐसा होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट 1, नो, दिस विल क्रिएट पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन द कैंपस। दूसरा, यस, इट इज वेरी नेसेसरी, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। सेकेंड वाला सही है,
इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है, क्योंकि वो भी सही है। नो, यहां पर एक्चुअल में क्या बोला है? नो, इट विल क्रिएट पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन द कैंपस। बात तो सही है ना? बताऊंगा अभी, इधर बताऊंगा, इधर किस सेंस में आता है वो भी बताऊंगा मैं अभी, है ना। इधर वाला अपन एक दो क्वेश्चन इधर वाले करेंगे, डोंट वरी। तो अल्टीमेटली हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन समझो कि क्या बोला था। क्वेश्चन बोला था कि शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। पहला बोला जा रहा है कि नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली बात तो सही है ना यार, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और भाई कहीं ना कहीं दंगे फसाद ये वो दुनिया भर की चीजें, है ना। दूसरा बोला जा रहा है कि होना भी चाहिए, यस इट इज स्टूडेंट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एज दे आर अ पॉलिटिकल फ्यूचर लीडर्स, जो भी है। करेक्ट, बिल्कुल। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? देखते हैं और आगे। शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान? No, Kashmir is a beautiful state. It earns a lot of foreign exchange for India. Yes, this would settle up conflict. कौन सा है? Only one. अभी बात बताई थी, जहां देश के अनहित में बात करी जाए वो तो स्ट्रॉन्ग कभी भी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, कश्मीर नहीं देंगे। बात समझ में आई? चलो और देखो, इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज? यस, रूरल पीपल आर क्रिएटिव। यस, दिस वुड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट। कौन सा है? अरे बोथ नहीं यार, मुझे तो सेकंड लग रहा है यार। शहरी इंसान क्रिएटिव नहीं होता क्या? हम शहर में रह रहे हैं, हाँ क्या? ऐसी बात नहीं है, समझो चीज को। क्लियरली बोल रहा है, आप इसमें आंसरिंग वे में है। यस, मतलब आप क्वेश्चन को बोलने का तरीका, क्वेश्चन के एक्सप्रेशन, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उसका एक्सप्रेशन तो समझो। वो बोल रहा है यस रूरल पीपल आर क्रिएटिव, और दूसरे में बोल रहा है कि यस दिस विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट। पर यहां पर आप किसी की क्रिएटिविटी पर कैसे बहुत ज्यादा बात कर सकते हो? ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। अगला, शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज्ड? आर्ग्यूमेंट, yes, this will help in industrial development of the country. Yes, this will reduce the burden on employment market. क्या इसका आंसर? बोथ। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अगला देखो, should all the annual examination up to standard 5th be abolished? पहला समझते हैं। अब ये समझना, ये क्वेश्चन समझना, इसमें क्या है, सुनो सुनो सुनो, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। शुड द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5th बी अबॉलिश्ड? क्या 5वीं क्लास तक के बच्चों के एग्जाम ही खत्म कर देने चाहिए, है ना। यस, the young student should not be burdened with such examinations which hampers their natural growth. इतने समय, हाँ, अब यहां पर दोनों बातें सही हैं। अपने को लग रहा है कि यहाँ बर्डन भी आ गया इतने समय, है ना। हम तो भाई 5वीं तक तो हमारे बोर्ड ही हुआ करते थे, हमने तो दिए भी हैं अल्टीमेटली, है ना। अब ये क्वेश्चन बना तो ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, उनकी नेचुरल ग्रोथ इंपैक्ट हो रही है, ऐसा वैसा करके, है ना। दूसरा, no, the student will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future. अब इसका क्या लग रहा है? अब इसका इधर 1 और 2 इन स्ट्रॉन्ग। भाई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजें हैं, दोनों अल्टीमेटली चीजें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, पर देखा जाए तो अल्टीमेटली दोनों ही सही है ना।
एक अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो यस, नेचुरल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव सोचा जाए तो ये बोला जाएगा कि नहीं यार बच्चे को इतना बर्डन मत दो, एग्जाम फेल करना ही नहीं है, अगर फेल करोगे तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा एंड सो ऑन, है ना, ये ऐसी बात हो गई। और दूसरे में ये बोल दिया, अब दूसरे में क्या बोल दिया कि कैट की बात अभी नहीं करेंगे ना, अब दूसरे में क्या बोल दिया, दूसरे में ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर बच्चों के एग्जाम नहीं लिए गए और उनको अगर ऑटोमेटिक पास कर दिया गया तो ये भी नाइंसाफी है, भाई कुछ तो होना चाहिए ना पास करने के लिए। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होना चाहिए, इधर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, दोनों रिस्पेक्ट के हिसाब से दोनों ही सही है, ठीक है। चलो और देखते हैं, अभी नहीं, एक आध क्वेश्चन और। क्या, हाँ अभी पहले ये तो देखो, नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, शुड इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अब्रॉड बी कॉल्ड बैक टू इंडिया? यस, दे मस्ट सर्व द मदरलैंड फर्स्ट एंड forget about discoveries, honors, facilities and all। भाई पहले इंडिया में सर्व करना चाहिए, बाकी उनको जो मिल रहा है कोई चीज की खोज कुछ भी हो वो भाड़ में जाए, वो ऐसा है ना। दूसरा, नो वी हैव इनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट। हमारे पास बहुत टैलेंट है, जहां है वहां मरने दो, जो करना है करने दो भैया। बोलो क्या है, नीदर 1 nor 2 इज स्ट्रॉन्ग। तो दो एक मिनट है बस, नीदर 1 nor 2 इज स्ट्रॉन्ग। पढ़ लो इसका आप एक्सप्लेनेशन। Clearly, every person must be free to work wherever he wants, and no compulsion should be made to confine one to one's own country. So, argument 1 is vague. इसमें ऐसा बोल दिया है ना कि भाई जहां है वहां रह के काम भी करे, ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं कि इंडिया में आके काम करे, अगर इंडिया का है या बाहर का है तो बाहर रह के ही काम करे, जहां इच्छा है वहां काम करे। दूसरा है, however talented scientist can be of great benefit to the nation, and some alternative as special incentives or better prospects may be made available to them to retain them within their motherland. So argument second does not hold। उसमें भी ये बोल दिया कि यार आर्ग्यूमेंट 2 भी सही नहीं है, ऐसा बोल दिया, बेइज्जती कर दी कि जहां है वहीं रहने दो, तो वो भी सही नहीं है, उनको अच्छे बेनिफिट्स देके इंडिया में बुला के उनसे काम, उनका काम लिया जा सकता है। क्लियर है? तो दोनों आर्ग्यूमेंट को बोल दिया कि दोनों आर्ग्यूमेंट वीक ही हैं, है ना। चलो इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। स्टेटमेंट इज, शुड बी स्क्रैप द सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड ग्रेजुएशन? आर्ग्यूमेंट, yes, it will mean taking employment at an early date. No, it will mean lack of depth of knowledge। मतलब argument 2 is strong, argument 2 is strong, although negative sense में था, no में था, फिर भी argument 2 is strong। पढ़ो क्या लिखा है। Argument 1 is vague because at present too many fields are open after graduation। बात तो सही है, जो लोग ग्रेजुएट नहीं भी हैं वो भी आज की तारीख में काफी अच्छा कर रहे हैं। किसी कोई कंपनी का सीईओ बन के बैठा है, कोई डायरेक्टर बन के बैठा है, खुद की कंपनी खोल के, बिल्कुल पॉसिबल है ना। पर हम क्यों ग्रेजुएशन पे फोकस कर रहे हैं? एक बात ये भी सही है, गलत तो नहीं है। दूसरा बोला जा रहा है, however eliminating the post graduate course would abolish higher and specialized studies which leads to understanding things better and deeply। so argument 2 is valid। अब argument 2 क्या था? no, it will mean lack depth of knowledge। भाई उतना पढ़ा लिखा या उतना डीप नॉलेज होना चाहिए, तो उस सेंस में बात करी जा रही है। क्लियर है? प्रैक्टिस करना है। अब एक ही कंक्लूजन है आपके पास, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। 4 चैप्टर पढ़े हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। एक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।